मैं अभी अभी रिटायर हुआ एक लेफ्टिनेंट जनरल हूं, लेकिन इसी दिन मेरे समझदार पोते को एक अमीर रईस के बेटे ने मारकर कोमा जैसी हालत में पहुंचा दिया। अपने पोते को पूरे शरीर में पाइप लगी हुई हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखकर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि अपना फोन निकाला और एक कॉल की। फोन उठाने वाला इस प्रांत का पुलिस प्रमुख जाओ गैंग था। मेरी आवाज सुनते ही जाओ गैंग ने कुछ कहा। दरअसल कभी वो पुलिस प्रमुख बनने से पहले मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था, इसलिए मैंने उससे कोई बेकार की बात नहीं की। मैंने सीधे उसे बता दिया कि मेरे पोते को उस अमीर रईस के बेटे ने मारकर अपाहिज कर दिया है। मेरी बात सुनते ही जाओ गैंग के माथे पर पसीना आ गया। उसके अपने इलाके में पुराने कमांडर के पोते के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी। वो शुरू होने वाली मीटिंग में भी शामिल नहीं हुआ और बोला कि वो तुरंत वहां आ रहा है। इसके बाद उसने फोन रखकर मेरे शहर के पुलिस प्रमुख वांग डशान को कॉल किया और उसे जमकर फटकार लगाई। इधर मैंने भी धीरे धीरे फोन नीचे रखा और मेरी नजर फिर से अस्पताल के बिस्तर पर चली गई। अपने पोते के उस पीले और बिना खून वाले चेहरे को देखकर मुझे याद आया कि कल ही वो मुस्कुराते हुए मुझसे कह रहा था, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करूंगा। लेकिन आज वो यहीं पड़ा था और उसकी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं था। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खोल दिया गया। अंदर न तो डॉक्टर आया था और न ही जाओ गैंग, बल्कि महंगा सूट पहने एक अधेड़ आदमी अंदर आया। उसके पीछे गहनों से लदी एक अधेड़ औरत और काला चश्मा पहने दो बॉडीगार्ड थे। वो औरत अंदर आते ही रूमाल निकालकर अपनी नाक ढकने लगी, जैसे कीटाणुनाशक की गंध से भरा ये आईसीयू कोई गंदी जगह हो। उसने बिस्तर पर पड़े मेरे पोते की तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर घमंड और अधीरता साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े, तुम ही इस लड़के के परिवार वाले हो, है ना? सूट वाले आदमी ने अपना ब्रीफ केस बेड के पास रखी मेज पर फेंका, जिससे भारी आवाज हुई। अच्छा हुआ तुम यहां हो। चलो इस छोटी सी बात को यहीं सुलझा लेते हैं। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी झुर्रियों और मेहनत से भरे हाथों से मैं अब भी अपने पोते के बिखरे हुए बालों को धीरे धीरे ठीक कर रहा था। मैंने शांत स्वर में पूछा, बताओ, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? तभी अमीर औरत बीच में बोल पड़ी। उसकी आवाज तेज और चुभने वाली थी। मेरे बेटे ने बस इस जंगली लड़के के साथ मजाक किया था। किसे पता था कि ये इतना कमजोर निकलेगा? जवान लड़कों के बीच थोड़ी बहुत मारपीट तो सामान्य बात है। ये लो, 1 मिलियन युआन का चेक। पैसे ले लो और इस माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दो। इसके बाद ये मामला यहीं खत्म समझो। 1 मिलियन युआन? मेरे पोते की जान के बदले 1 मिलियन, और एक लेफ्टिनेंट जनरल की इकलौती संतान के बदले ये रकम? मुझे ये बात कुछ मजेदार लगी। मेरे होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई, लेकिन मैंने हंस कर आवाज नहीं निकाली। बस मुड़कर पहली बार उन लोगों की तरफ देखा। अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए तो? मैंने शांत स्वर में पूछा। हस्ताक्षर नहीं करोगे? सूट वाले आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया। बुजुर्ग महोदय, मैं आपको समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। आपके पोते को चोट पहुंचाने वाला लिंग शाव है, लिंग चेयरमैन का इकलौता बेटा। इस शहर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे लिंग परिवार निपटा न सके। आप भी बस एक रिटायर बूढ़े आदमी हैं। 1 मिलियन लेकर आराम से बुढ़ापा बिताइए। इसमें बुराई क्या है? बेवजह पत्थर से अंडा टकराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बाद में पैसे तो मिलेंगे ही नहीं। ऊपर से अगर अस्पताल का इलाज बंद करवा दिया गया तो ये लड़का कल तक जिंदा रहेगा भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। अमीर औरत और भी ज्यादा अकड़ते हुए मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाई, पहले अपनी औकात तो देखो। तुम्हें इज्जत दी जा रही है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। विश्वास नहीं होता? मैं बस एक फोन करूंगी और अभी अस्पताल वालों से कहकर तुम्हें यहां से बाहर निकलवा दूंगी। मैं उस उंगली को देख रहा था जो लगभग मेरे चेहरे को छूने वाली थी। उसके नाखूनों पर महंगी नेल आर्ट थी और उन पर हीरे जड़े हुए थे। फिर भी मैंने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि मरे हुए लोगों से बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं होती। तभी अचानक खिड़की के बाहर इतनी तेज पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी कि दिल घबरा जाए। एक गाड़ी नहीं, बल्कि बहुत सारी गाड़ियां थीं। आवाज दूर से लगातार पास आती जा रही थी, जैसे पूरा अस्पताल घेर लिया जाने वाला हो। अमीर औरत एक पल के लिए ठिठकी। वो खिड़की के पास गई और नीचे देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने सारे पुलिस वाले यहां क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी बात क्या हो गई? सूट वाले आदमी ने भी भौहें सिकोड़ ली। कोई बात नहीं, शायद लिंडोंग इन्हें हमारे समर्थन के लिए लेकर आया है। आखिर ये बूढ़ा थोड़ा जिद्दी दिखाई देता है। इसी समय गलियारे से भारी और अस्त व्यस्त कदमों की आवाज आने लगी। चमड़े के जूतों की तेज आवाज फर्श पर गूंज रही थी और साथ में भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अस्पताल के कमरे का दरवाजा एक बार फिर खोला गया, लेकिन इस बार दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। सबसे आगे वही शहर का पुलिस प्रमुख वांग दाशन था, जो फोन पर बात सुनकर डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। उसकी टोपी टेढ़ी हो चुकी थी और पूरे माथे पर पसीना था। कमरे में घुसते ही उसकी नजरें तेजी से पूरे कमरे में किसी को तलाशने लगीं। जब उसने मुझे देखा, मैं सैन्य वर्दी में नहीं था, बल्कि सिर्फ एक साधारण जॉन्गशन सूट पहने हुए था।
तो उसकी आंखें अचानक फैल गईं। लाई जिए? सूट वाला आदमी जाहिर तौर पे इस पुलिस प्रमुख को जानता था। वो तुरंत चेहरे पे चापलूसी भरी मुस्कान लाकर उसके पास आने लगा। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद तकलीफ उठाकर आने की जरूरत पड़ गई। दूर हट! वांग दशन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने एक झटके में उस सूट वाले आदमी को धक्का देकर लड़खड़ा दिया और फिर तेजी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अमीर औरत और सूट वाले आदमी की हैरान आंखों के सामने रोजाना रौब में रहने वाला शहर का पुलिस प्रमुख अपने दोनों पैर जोड़कर, सीना तानकर और सिर ऊंचा करके मेरे सामने एक बेहद सख्त और औपचारिक सैन्य सलामी में खड़ा हो गया। सर, शहर के पुलिस विभाग का प्रमुख ली वेगो आपको रिपोर्ट कर रहा है। कमरे में पल भर में मुर्दे जैसी खामोशी छा गई। अमीर औरत के हाथ में मौजूद हर्मेस का बैग एक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। सूट वाले आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कभी पुलिस प्रमुख को देख रहा था और कभी मुझे। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। सर, लाई साहब, कहीं आप गलत आदमी को तो नहीं पहचान रहे? ये तो बस एक गरीब रिटायर्ड सैनिक है। चुप! लाई वेगो अचानक पलटा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो उसे खा जाएगा। अपना गंदा मुंह बंद रखो। अगर तुमने दोबारा सर का अपमान किया तो मैं तुम्हें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। उन दोनों को कुछ समझ आता उससे पहले ही दरवाजे के बाहर फिर से हलचल मच गई। रास्ता छोड़ो! एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद जाओ गैंग अंदर आया। उसने पहले मुझे देखा और फिर बिस्तर पर पाइपों से घिरे बच्चे को देखा। उस मजबूत आदमी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे सामने आया और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पुराने कमांडर जाओ गैंग देर से आया। उसके इस तरह घुटनों के बल बैठने से वहां मौजूद दोनों लिंग परिवार के लोग पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन वे जाओ गैंग को पहचानते थे। पूरे प्रांत की पुलिस व्यवस्था में उसका बहुत बड़ा रुतबा था। आमतौर पर मेयर भी उससे मिलने पर बेहद सम्मान से पेश आता था, लेकिन इस समय वही आदमी किसी गलती करने वाले नए सैनिक की तरह मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था। मैंने जाओ गैंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, छोटे जाओ, तुमने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। तुम्हारे अधीन तो सच में बहुत शांतिपूर्ण समय चल रहा है। खड़े हो जाओ। इस तरह रोते धोते रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे साथ के पुराने सैनिकों को भी तुमने बिगाड़ दिया है। जाओ गैंग तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। वो सावधान की मुद्रा में सीधा खड़ा हो गया और उसकी आंखें पल भर में चाकू जैसी ठंडी हो गईं। मैंने बगल में जमीन पर पड़ी हुई अमीर औरत और सूट वाले आदमी की तरफ सीधा इशारा किया और बेहद शांत स्वर में कहा, जैसे मैं सिर्फ आज के मौसम के बारे में बात कर रहा। अभी अभी उन लोगों ने मेरे पोते की जान पैसे से खरीदने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस शहर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे उनका लिन परिवार निपटा ना सके। ये सुनते ही जाओ गैंग ने पलटकर उन दोनों को घूरा और दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। क्या खूब! लिन परिवार का घमंड तो देखो! उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और बटन दबाया। गुस्से के कारण उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ गई थीं। वो गुस्से में बोला, वित्तीय जांच विभाग और टैक्स विभाग को सूचना दो। तुरंत लिन ग्रुप में दाखिल होकर जांच शुरू करो। एक एक चीज की तह तक जाओ। कैश फ्लो से लेकर छिपी हुई संपत्तियों तक कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर उनका कोई आदमी रोकने की कोशिश करे तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर गिरफ्तारी करवाऊंगा। तभी उस अमीर औरत को आखिरकार अपनी हालत का एहसास हुआ। वो बिजली की तरह मेरी तरफ दौड़ी और मेरे पैंट का पांचा पकड़ने की कोशिश करने लगी। जनरल साहब, आपसे विनती है, मुझे एक और मौका दे दीजिए। ये सब एक गलत फहमी है। मैं आपको मुआवजा दे सकती हूं। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरा बेटा, वो अभी छोटा है, उसे समझ नहीं है। जनरल साहब, मेरी इस उम्र का लिहाज करके इस बार उसे छोड़ दीजिए। मैंने सिर झुकाकर उस औरत को देखा जो कुछ देर पहले तक बेहद अकड़ में थी। मेरी आंखों में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी। कोई बात नहीं, उसे समझ नहीं है तो जेल उसे समझदार बना देगी। अगर जेल भी उसे नहीं समझा पाई तो गोलियां उसे समझा देंगी। मैंने मुड़कर उन मस्खरों की तरफ दोबारा नहीं देखा। उन्हें सिर्फ मेरी पीठ दिखाई दी। छोटे जाओ, लिन परिवार की जिस तथाकथित सुरक्षा छतरी के पीछे लोग छिपे हुए हैं, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो और उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक एक करके सबको जड़ से उखाड़ दो। इस शहर की सफाई करने का समय आ गया है। जी! मेरे पीछे से लोगों को घसीट कर ले जाने की आवाज और उस अमीर औरत की निराश चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपने पोते का ठंडा पड़ चुका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, डरो मत। दादाजी रिटायर नहीं हुए हैं। दादाजी अभी भी लड़ रहे हैं। जिसने तुम्हें परेशान किया है, दादाजी उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी समय पूरे शहर की पुलिस व्यवस्था के लोग कार्रवाई में जुट चुके थे। वहीं आईसीयू में आखिरकार शांति छा गई थी। मैं अपने पोते को देख रहा था। मशीन पर उसकी कमजोर होती उठती लाइन को देखते हुए मेरे मन में इससे भी बड़ी योजना चल रही थी। लिन परिवार इतनी हिम्मत से यह सब कर रहा था तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़ी सुरक्षा छतरी थी। कुछ ही मिनट बाद जाओ गैंग ने दरवाजा खटखटाकर अंदर प्रवेश किया। सर, पता चल गया। जिस लिन परिवार के लड़के ने हाव हाव को घायल किया था, उसका नाम लिन टैंसी है।
उसकी उम्र इस साल 19 साल है। इस लड़के के खिलाफ पहले से ही काफी मामले हैं। 3 साल पहले उसने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारकर अपाहिज कर दिया था। पिछले साल उसने एक बार में एक आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन हर बार मामला आखिरकार बिना किसी कार्रवाई के खत्म हो गया। हर घटना के बाद ब्लैक ड्रैगन सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी सामने आकर मामला संभालती थी और इस सुरक्षा कंपनी का असली मालिक प्रांत के उप गवर्नर वांग से करीबी संबंध रखता है। वांग उप गवर्नर? मुझे पिछले कुछ वर्षों में टीवी समाचारों में कभी कभार दिखाई देने वाला वो चेहरा याद आया जो हमेशा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और ईमानदार प्रशासन की बातें करता नजर आता था। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। रात उतर चुकी थी और शहर की नियॉन लाइटें चमकने लगी थीं, लेकिन इस चमक दमक के नीचे इतनी घिनौनी गंदगी छिपी हुई थी। एक उप गवर्नर, सैकड़ों अरब की संपत्ति वाला कारोबारी साम्राज्य और उसके साथ गुंडों की पूरी टोली, यही उनकी ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। मैंने अपना पुराना नोकिया फोन निकाला। इस फोन की खासियत बस इतनी थी कि इसका सिग्नल बहुत मजबूत था और इसे आसानी से टैप नहीं किया जा सकता था। मैंने एक नंबर मिलाया। पिछले पूरे 5 सालों में मैंने ये नंबर एक बार भी नहीं मिलाया था। ये मेरी पुरानी यूनिट का नंबर था और यही पूरी सेना की सबसे ताकतवर विशेष सैन्य इकाइयों में से एक हंटर फैल्कन का नंबर था। फोन सिर्फ एक बार बजा और तुरंत उठा लिया गया। मैं लेई जेन बोल रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ आधे सेकंड की खामोशी छाई। इसके बाद एक ऐसी जोरदार आवाज गूंजी जिसमें जैसे आसमान फाड़ देने वाली खुशी और उत्साह भरा हुआ था। सलाम सर, मैं हंटर फैल्कन ब्रिगेड का कमांडर जांग शाओटियन बोल रहा हूं। पूरी ब्रिगेड के सभी अधिकारी और जवान हर समय आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मैं जियांगचिंग में हूं। अब मैं सैन्य वर्दी नहीं पहनता। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिना दांतों वाला बूढ़ा शेर बन चुका हूं। मेरे पोते को किसी ने बर्बाद कर दिया है। वो अभी आईसीयू में पड़ा है और उसकी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। कुछ लोग मुझे कानून और प्रक्रिया समझा रहे हैं, ऊपर से मुझ पर दबाव भी डाल रहे हैं। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? फोन के दूसरी तरफ से तुरंत गुस्से भरी आवाज आई। ये तो हद हो गई, पूरे सैन्य बल के सामने ऐसा करने की हिम्मत। सर आप कुछ मत कीजिए, ये किस हरामखोर ने किया है? मैं अभी 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर भेजता हूं और उसे पूरी तरह खत्म करवा देता हूं। बकवास मत करो, मैंने उसे डांट दिया। लेकिन मेरे दिल में उसी वक्त एक गर्माहट की लहर दौड़ गई। इसके बाद मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और खिड़की के बाहर बादलों को छूती उस अस्थायी समूह की ऊंची इमारत को देखा। अगर उन्हें अंधेरे में खेलना पसंद है और रात के समय अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को दबाना पसंद है, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। शियाओ टियान लिन परिवार की उस सुरक्षा कंपनी की पूरी जानकारी निकालो, उसकी जड़ तक पहुंचो और अपने अधीन उस हाल ही में रिटायर हुए जासूसी बटालियन को भी मेरे पास ले आओ। जी, मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं सर। सर, फिर वांग उप गवर्नर की तरफ। जाओ गैंग मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में फिर से वही पुराने दिनों का जोश जल उठा था। वो समझ गया था कि पुराने कमांडर अब सच में कार्रवाई करने वाले हैं। ये सिर्फ निजी बदला नहीं था, वही वांग उप गवर्नर है जिसने तुम पर दबाव डाला था, है ना? मैंने अपनी जेब से एक लाल रंग का पहचान पत्र निकाला और उसे हल्के से जाओ गैंग की छाती पर रख दिया। उसे बता दो कि मैं लेई जेन यहीं उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो खुद आकर मुझसे बात करे और उसे यह भी बता देना कि वो अपनी तरफ से सबूत मिटाने और अपने पीछे के निशान साफ करने की कोशिश करे। मेरे कुछ पुराने दोस्त रास्ते में हैं। वे राजधानी से आने वाली निरीक्षण टीम के लोग हैं। जाओ गैंग की आंखें चमक उठीं। जब उसने वो पहचान पत्र लिया तो उसके हाथ तक कांप रहे थे। वो एक वरिष्ठ जनरल का सैन्य पहचान पत्र था। ये उस ताकत का प्रतीक था जो रिटायर होने के बाद भी पहाड़ों और नदियों को हिला देने की क्षमता रखती थी। जी, मैं अभी जाता हूं। जाओ गैंग ने सलामी दी और मुड़कर जाने लगा। रुको, मैंने उसे रोक लिया। सर, और कोई आदेश? उस लिन टियानसी नाम के कमीने को पकड़ा गया? अभी अभी खबर मिली है। लगता है उस लड़के को हमारे बारे में भनक लग गई थी। हमारी नाकाबंदी शुरू होने से 1 घंटे पहले ही एक बिना नंबर वाली गाड़ी उसे लेकर निकल गई। आसमान से मिली जानकारी के मुताबिक वो गाड़ी शहर के दक्षिण में मौजूद एक निजी एयरपोर्ट की तरफ गई है। शायद वे उसे देश से बाहर भेजना चाहते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी आंखें चाकू की धार जैसी तेज हो गई थीं। मैंने फिर अपना फोन उठाया और एक दूसरा नंबर मिलाया। इस बार मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को फोन किया। मैं लेई जेन बोल रहा हूं। अभी से जियांगचिंग के हवाई क्षेत्र में अस्थायी सैन्य नियंत्रण लागू किया जाता है। सभी निजी विमान, चाहे उनका मालिक कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उड़ान नहीं भरेंगे। अगर कोई जबरदस्ती उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसे दुश्मन विमान माना जाएगा। उसे मार गिराने की अनुमति है। फोन काटकर मैंने अपनी वर्दी को ठीक किया और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। असली खेल मैं अस्पताल के कमरे से बाहर निकला और गलियारे के आखिरी छोर पर जाकर खड़ा हो गया।
उसी समय एक नागरिक एयरपोर्ट पर एक निजी विमान रनवे से उड़ान भरने ही वाला था कि कंट्रोल टावर ने उसे उड़ान रोकने का आदेश दे दिया। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेरे पोते को घायल करने वाला अमीर रईस का बेटा लिन ट्यांसी हार मानने को तैयार नहीं था और जबरदस्ती उड़ान भरने की कोशिश करने लगा। तभी दो लड़ाकू विमान बेहद नीचे से उसके ऊपर से गुजरे। उनकी तेज आवाज और दबाव से उस निजी विमान की खिड़कियां तक चटक गईं। लिन ट्यांसी डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर बैठा। कुछ सैनिकों ने उसे विमान से खींचकर बाहर निकाल लिया। आधे घंटे बाद अस्पताल के नीचे अचानक हलचल मच गई। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देखने लगा। दर्जनों स्पेशल पुलिस वाहनों की लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं। उनके बीच एक काले रंग का बख्तरबंद वाहन खड़ा था। कुछ हथियारबंद स्पेशल पुलिसकर्मी एक युवा लड़के को दबोचकर नीचे लेकर आए। उसके सिर पर हुड था और उसके हाथ पैर भी जकड़े हुए थे। मैं जानता था कि यही वो अमीर रईस का बेटा लिन ट्यांसी था। भले ही उसे पुलिस ने जकड़ रखा था, फिर भी मैं सुन सकता था कि वो अभी भी गालियां दे रहा था। मुझे छोड़ो, तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूं। मेरे परिवार के लोग यहां आते ही तुम में से किसी का भी भला नहीं होगा। उसकी आवाज में अब भी बेहद घमंड था, जैसे उसके अंदर से निकली हर बात में अकड़ भरी हुई हो। कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला और स्पेशल पुलिस स्टैट के जवान उसे पकड़कर बाहर ले आए। जाओ गैंग ने झटके से उसका हुड हटाया तो लिन ट्यांसी का गोरा पर घमंडी चेहरा सामने आ गया। मुझे देखते ही उसकी आंखें नफरत से भर गईं और वो मुझे घूरते हुए गुस्ताखी से बोला, बूढ़े, ये सब तेरी ही करतूत है ना? ठहरो, एक बार मेरे पापा को आने दो, वो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को खिला देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। यही वो नीच था जिसने मेरे पोते की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने इशारा करके जवानों से उसे आईसीयू की कांच वाली खिड़की के पास ले जाने को कहा। देखो, वो मेरा पोता है, इस साल सिर्फ 16 साल का हुआ है। लिन ट्यांसी ने एक नजर देखा और बेपरवाही से हुंकार भरी, एक गरीब लड़के की बेकार जिंदगी ही तो है, बच गया, यही इसके लिए बहुत है। एक जोरदार आवाज हुई। जाओ गैंग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लिन ट्यांसी के घुटने के पीछे जोरदार लात मारी और लिन ट्यांसी धड़ाम से घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। मैं नीचे झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मेरी आंखें बहुत शांत थीं, इतनी शांत जैसे कोई ठहरा हुआ पानी हो। लेकिन जब लिन ट्यांसी ने मेरी आंखों में देखा तो उसका घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक अनजाने डर ने ले ली। उसने थूक गटका और अपने आप पीछे हटने लगा। तुम इतने बेखौफ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा के पास पैसा है और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, है ना? लिन ट्यांसी ने दांत भींचे और जबरदस्ती हिम्मत जुटाते हुए कहा, सही तो है, इस दुनिया में ताकतवर ही राज करता है। बूढ़े, मुझे छोड़ दो तो अभी भी बात बन सकती है। लिन ट्यांसी की बात आधी ही हुई थी कि लोगों की एक बड़ी भीड़ वहां पहुंच गई। सबसे आगे एक चौड़े चेहरे वाला तांग सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी था। वो लिन ट्यांसी का बाप लिन गैंग था। उसके पीछे कैमरे और माइक लिए पत्रकारों की फौज थी। फ्लैशलाइट्स लगातार चमक रही थीं। उनके साथ सुनहरे चश्मे वाला, हाथ में ब्रीफ केस लिए एक शरीफ दिखने वाला आदमी भी था। मैं जानता था कि वो डिप्टी गवर्नर वांग का सेक्रेटरी था। फिर से वही सब। पत्रकारों, जरा फोटो खींचो और देखो कि पुलिस बच्चों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। वो सेक्रेटरी भी आगे आया और जाओ गैंग से घमंड में बोला, डायरेक्टर जाओ, डिप्टी गवर्नर वांग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक आम मामूली झगड़े के लिए स्पेशल पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? यह देखकर लिन ट्यांसी का हौसला फिर बढ़ गया और वो खड़े होने की कोशिश करने लगा। पापा, मुझे बचाओ, ये बूढ़ा मुझे मारना चाहता है। मामा से कहो इन सबको गिरफ्तार कर लें। पत्रकारों से घिरे जाओ गैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो बस बोलने ही वाले थे। क्या तुम्हारा नाटक पूरा हो गया? एक भारी और बुजुर्ग आवाज गूंजी। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। उस पल मेरे अंदर से 40 सालों के युद्ध के मैदान की खौफनाक मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। शोर से भरी उस गैलरी में जैसे सन्नाटा छा गया। हालांकि वे पत्रकार मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन उस पल उन्हें अपने आप एक दबाव महसूस हुआ। उनके हाथ कैमरे का बटन दबाना तक भूल गए। सेक्रेटरी ने त्योरियां चढ़ाकर मुझे देखा। बुजुर्ग साथी, मैं प्रांतीय कार्यालय से सेक्रेटरी जांग हूं। कृपया हमारे काम में सहयोग करें। अपने बुढ़ापे का फायदा मत उठाइए। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से वो लाल रंग का आई कार्ड आईडी निकाला और सेक्रेटरी को उसे खोलने को कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जनरल लेईजैन, जनरल लेईजैन। लिन गैंग के चेहरे का घमंड पल भर में उड़ गया और उसकी मुस्कान जम गई। पत्रकारों के हाथ कांपने लगे, यहां तक कि कुछ ने चुपके से अपने कैमरे नीचे कर लिए। सेक्रेटरी जांग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके पैर कांपे और वो गिरते गिरते बचा। उसने यकीनन ये नाम सुन रखा था। वे सेना के एक महान योद्धा और असली रक्षक थे। सेक्रेटरी जांग सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। वो कांपते हुए बोला, जनरल, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। लिन गैंग ने घुटनों पर बैठे सेक्रेटरी को देखा,
फिर मेरे शांत चेहरे को, और आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस बार उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तभी खिड़की के बाहर से एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। वो हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज थी। 2 फौजी हेलीकॉप्टर अस्पताल की इमारत के बाहर हवा में मंडरा रहे थे। उनकी तेज सर्चलाइट्स की रोशनी सीधे गैलरी में पड़ी, जिससे सब आंखें मूंदने पर मजबूर हो गए। रस्सियों के सहारे पूरे हथियारों से लैस और मास्क पहने स्पेशल फोर्सेस के कमांडो खिड़की तोड़कर अंदर कूद पड़े। फैल्कन स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड को इस जगह को केंद्र बनाकर लेवल 1 फीट अलर्ट लागू करने का हुक्म मिला है। काली बंदूकें सीधे लिन गैंग और उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ तान दी गईं। मैंने उन डरे हुए लोगों को देखा और ठंडे लहजे में बस एक शब्द कहा, पकड़ो। मेरे उस एक शब्द पकड़ो कहते ही जो लिन गैंग और उसके बॉडीगार्ड्स अभी तक हवा में उड़ रहे थे, उन्हें कमांडोज ने पल भर में जमीन पर दबोच लिया। जो पत्रकार अभी तक शोर मचा रहे थे, वे अब सहमे हुए कोने में दुबक गए। कुछ तो इतने डर गए कि उन्होंने कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वे मीडिया से खेलना अच्छी तरह जानते थे, लेकिन असली ताकत क्या होती है ये भी वे समझते थे। लिन गैंग का चेहरा इस सब से पीला पड़ चुका था, लेकिन वो सालों से व्यापार की दुनिया का एक चालाक लोमड़ी था। उसने खुद को संभाला और उस सेक्रेटरी जांग के सामने अपनी साख बचाने की कोशिश करने लगा। वाह, क्या रोब दिखाया है। लिन गैंग जबरदस्ती सीधे खड़े होते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लहजे में अभी भी अकड़ थी। ली जेन, तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। भले ही तुम जनरल हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। सेक्रेटरी जांग, आपने देखा ना, ये खुली धमकी है। हाँ, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। मैं डिप्टी गवर्नर वांग से कहकर सीधे मिलिट्री एरिया में फोन करवाऊंगा। मैंने ठंडी नजर से उन नीच लोगों को देखा जो अभी भी अपनी सत्ता के जाल पर अंधा भरोसा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक फोन कॉल और जान पहचान से वे काले को सफेद बना देंगे। मैंने एक कुर्सी खींची और हाव हाव के कमरे के दरवाजे के सामने शान से बैठ गया। बनाओ जितनी योजनाएं बनानी है। जब इतने पत्रकार बुला ही लाए हों तो चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते हैं। मैंने जाओ गैंग की तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया। जाओ गैंग के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई और उसने अपने टैबलेट स्क्रीन पर एक बटन दबा दिया। 1 मिनट बाद मैंने अपनी पुरानी फौजी घड़ी पर समय देखा। लिन गैंग, अब देखो कि तुम्हारा साम्राज्य कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहता है। लिन गैंग हैरान रह गया। उसके मन में एक बुरे सपने जैसी आशंका जगी। तभी अचानक सारे पत्रकारों ने अपने फोन निकाल लिए। अरे, वेबो का ट्रेंडिंग टॉपिक तो देखो। हे भगवान, ये अभी अभी पोस्ट हुआ है, पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। देखो, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लिन गैंग झटके से घूमा और पास खड़े एक पत्रकार का फोन छीन लिया। स्क्रीन पर एक HD CCTV फुटेज चल रही थी। वीडियो में एक लाल रंग की फेरारी सड़क साफ कर रहे एक सफाई कर्मचारी को बर्बरता से टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी रुकती नहीं, बल्कि कार बैक करके दोबारा उस इंसान को रौंद देती है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर लिन टियानसी का वही वहशी हंसी हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वीडियो के साथ पूरी रिपोर्ट और उस समय फर्जी बनाई गई रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद थी। ये देखते ही लिन गैंग के हाथ कांपने लगे और फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी पत्रकारों का शोर फिर गूंज उठा। एक और खुलासा हुआ है। यह हेलोंग ग्रुप का अंदरूनी हिसाब किताब है। सारे पैसों के लेन देन का ब्यौरा यहां है और गुप्त खातों की जानकारी भी। ध्यान से देखिए, सब लोग कैमरे को यहां घुमाइए। लिन ग्रुप के 12 अरब 1,200 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत भी सामने आ गए हैं। उस वक्त गैलरी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ फोन से आती एक चुभने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग की आवाज गूंज रही थी। वो लिन गैंग की एक शराब पार्टी की शेखी थी। जियांग चेंग में गवर्नर वांग ही भगवान है और मैं यहां का राजा। अगर पैसा काफी हो तो किसी का खून करना कौन सी बड़ी बात है। यह बात बिजली के झटके की तरह अस्पता ल की गैलरी में गूंज गई और लिन गैंग के चेहरे पर वो पल भर में राख की तरह मुरझा गया। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। जो पत्रकार पहले उसके सामने हमेशा सिर झुकाकर रहते थे, अब उनकी नजरों में उसके लिए सम्मान नहीं था, बल्कि वे उसे किसी राक्षस की तरह देख रहे थे। उनकी आंखों में घृणा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि कुछ पत्रकारों ने अपने कैमरे उसकी तरफ मोड़ लिए थे। अब वे उसकी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अपराधों के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चला रहे थे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही जनमत का रुख पूरी तरह बदल गया। लिन गैंग लालच और घबराहट में बड़बड़ाने लगा। ये किसने किया? इतनी कम समय में पूरे इंटरनेट के संसाधनों को कौन मोबिलाइज कर सकता है? मेरी PR टीम कहां है? जल्दी पोस्ट हटाओ, जितने पैसे लगे लगा दो, जल्दी हटाओ। मैंने उसकी तरफ चाकू जैसी नजरों से देखते हुए कहा, यह राजधानी के साइबर स्पेस प्रशासन विभाग का सीधा प्रसारण चैनल है। अब तुम्हारा पैसा सिर्फ बेकार कागज है। तभी वो सचिव जांग, जो लगातार फोन करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन की घंटी अचानक बज उठी। लेकिन उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि स्क्रीन पर साफ लिखा था, कैपिटल इंस्पेक्शन टीम। जंग सचिव का हाथ कांप गया और फोन जमीन पर गिर पड़ा। कॉल अपने आप स्पीकर पर चली गई।
फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी। इसी पल आखिरी सहारा भी टूट गया। लिन गैंग पूरी तरह बिखर गया। वो पागल कुत्ते की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठे लिन ट्यांसी की तरफ झपटा और चिल्लाने लगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से, तुम मनहूस हो, तुम्ही ने मुसीबत मोल ली, तुम्ही ने अपने बाप को बर्बाद कर दिया, तुम्ही ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लिन ट्यांसी के मुंह के कोने से खून निकल रहा था, लेकिन अब उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वो फोन की स्क्रीन पर छाई हर तरफ की खबरों को देख रहा था। वो अपने उस पिता को देख रहा था जो कभी ऊंचे आसन पर बैठा रहता था, लेकिन अब किसी बेघर कुत्ते की तरह हो चुका था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो तथाकथित सर्वशक्तिमान लिन परिवार खत्म हो चुका है। मैं उठकर उन दोनों पिता पुत्र के सामने चला गया। आसपास मौजूद विशेष सैनिक अब भी सतर्क मुद्रा में खड़े थे। पत्रकारों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और उनके कैमरों के शटर लगातार चल रहे थे, इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं एक कानूनी नागरिक हूं, मेरा वकील है। लिन गैंग अब भी आखिरी कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा ठंडी जमीन से चिपका हुआ था और वो घबराहट में तड़प रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसका महंगा हर्मेस टाई अपने एक पैर के नीचे दबा दिया। ये देश आम लोगों का देश है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, अब तुम्हारे सामने सिर्फ मौत का रास्ता है। तभी जाओ गैंग आगे आया। उसके हाथ में वही टैबलेट था जो कुछ देर पहले स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड लेकर आई थी। उसकी स्क्रीन पर लिन परिवार की ब्लैक ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी की गुप्त हिसाब किताब और कुछ चौंकाने वाले वीडियो सबूत मौजूद थे। देखो, ये क्या है? ये तुम्हारी कंपनी के तहखाने से बरामद किए गए हथियार और अवैध कमाई हैं। और ये 3 साल पहले उस सफाई कर्मचारी की जांच रिपोर्ट है जिसे तुम्हारे बेटे ने गाड़ी से कुचलकर अपाहिज कर दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। लिन गैंग ने उन चीजों को देखा तो उसकी आंखें अचानक फैल गईं। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो और वो ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया। वो बड़बड़ाने लगा, नामुमकिन, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी उसे जैसे कुछ याद आया। वो अचानक पलटा और पास में घुटनों के बल कांप रहे अपने बेटे लिन ट्यांसी को घूरने लगा। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाया, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। कमीने, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही संभल कर रहने को कहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि थोड़ा काबू में रहो। तुम्हें हर बार मुसीबत मोल लेनी थी। अब देख लिया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस समय लिन ट्यांसी डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर चुका था। उसकी पूरी शक्ल आंसू और नाक के पानी से लथपथ थी। कुछ देर पहले वाला उसका अकड़ और घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। वो मेरे सामने लगातार सिर पटकते हुए गिड़गिड़ाने लगा, दादाजी, जनरल दादाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं जेल नहीं जाना चाहता, आपसे विनती है, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अभी जवान हूं। मैंने आईसीयू में इलाज के लिए लेटे हाव हाव की तरफ देखा। मेरा पोता तो अभी सिर्फ 6 साल का है। क्या वो जवान नहीं है? और जिस सफाई कर्मचारी को तुमने गाड़ी से कुचलकर मार डाला, क्या उसकी जान नहीं थी? जिन आम लोगों को तुमने और तुम्हारे परिवार ने सताया, जिनके घर परिवार बर्बाद हो गए, क्या उनके लिए जीने का कोई रास्ता नहीं था? मैंने गहरी सांस ली और अपने सीने में उमड़ रहे गुस्से को दबाया। फिर मैंने आदेश दिया, सभी को ले जाओ, ले जाओ, छोटे जाओ। तुम खुद इस मामले की निगरानी करना। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी कोई खबर मिले कि किसी ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की है या मामले में कोई गड़बड़ी की गई है। जाओ गैंग ने जवाब दिया, सर निश्चिंत रहिए, अगर इसके लिए मुझे यह पुलिस की वर्दी भी उतारनी पड़े, तब भी मैं इस मामले को पूरी तरह कानून के मुताबिक पूरा करूंगा। लिन गैंग और उसका बेटा किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाए गए। उन पत्रकारों और सचिव को भी जांच के लिए साथ ले जाया गया। गलियारा फिर से शांत हो गया। अब वहां सिर्फ मूर्तियों की तरह खड़े वे विशेष सैनिक थे और हवा में अभी भी बाकी बची हुई सख्त और भयावह भावना महसूस हो रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मेरा दिल अचानक कस गया। युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों का सामना करते समय भी मुझे ऐसी घबराहट कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन इस समय वो घबराहट सीधे मेरे दिल को जकड़ रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। बाहर एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग सैन्य डॉक्टर आया। वो सैन्य क्षेत्र के मुख्य अस्पताल से तुरंत यहां भेजा गया था। वो मेरा पुराना साथी भी था। उसने अपना मास्क उतारा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऑपरेशन बहुत सफल रहा, दिमाग के अंदर का दबाव कम हो गया है। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर लगभग ढीला पड़ गया हो। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, फिलहाल हालत स्थिर है, लेकिन दिमाग को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है, खासकर मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों और हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में। हाव हाव के दोबारा होश में आने की संभावना बहुत कम है। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मेरा शरीर हल्का सा डगमगा गया। जाओ गैंग ने तुरंत मुझे संभाल लिया। मैंने हाथ उठाकर जाओ गैंग को पीछे किया और खुद को किसी तरह सीधा खड़ा किया। कांच की खिड़की के पार मैंने बिस्तर पर पड़े उस छोटे से शरीर को देखा। उसके पूरे शरीर में पाइप लगी हुई थी। वो एक छोटे से सैनिक की तरह लग रहा था,
जो अकेले ही एक बेहद कठिन युद्ध का सामना कर रहा था। जिंदा है, यही काफी है। जब तक वो जिंदा है तब तक उम्मीद बाकी है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे देखते हुए अपने भीतर उमड़ती भावनाओं को संभाला। तभी मुझे अपनी हड्डियों के भीतर रखा फोन हल्का सा कंपन करता हुआ महसूस हुआ। मैंने फोन निकाला। स्क्रीन पर बीजिंग का एक नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। वो मेरे पुराने कमांडर की आवाज थी, जो अब देश के सर्वोच्च पद पर था। ली जैन, मुझे सब पता चल गया है। बच्चा कैसा है? मैंने जवाब दिया। रिपोर्ट सर, उसकी जान बच गई है। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश की। दूसरी तरफ जैसे राहत की सांस ली गई। उस मामले को लेकर मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, पूरी जांच की जाएगी। किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। ये सिर्फ तुम्हें, ली जैन, जवाब देना नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता को जवाब देना भी है। हम इस देश में कानून से ऊपर किसी भी विशेषाधिकार को मौजूद रहने की अनुमति नहीं देंगे। संगठन ने तुम्हारे पोते को सम्मानित छोटे सैनिक की उपाधि देने का फैसला किया है। उसके आगे के इलाज और पुनर्वास का पूरा खर्च देश उठाएगा। हर संभव कोशिश करनी होगी कि वो होश में वापस आए। फोन काटने के बाद मैंने खिड़की के बाहर रात के आसमान की तरफ देखा। इस समय पूर्व दिशा के आसमान में हल्की सफेदी दिखाई देने लगी थी। सुबह हो रही थी। हालांकि भोर से पहले का अंधेरा हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन सूरज आखिरकार उगता जरूर है। नालियों में छिपे हुए चूहे आखिरकार सूरज की रोशनी में मिट कर रह जाएंगे। मैंने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे हाव-हाव के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें कोई सुई नहीं लगी थी। मैं झुककर उसके माथे को हल्के से चूमा और कहा, दादाजी ने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी है। दादाजी जीत गए। अब तुम्हारी बारी है लड़ाई लड़ने की। तुम्हें भी जीतना है, समझे? दादाजी यहीं तुम्हारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसी पल सुबह की रोशनी पर्दे की दरार से होकर अस्पताल के बिस्तर पर आकर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे हाव-हाव की पलकें हल्के से कांपी हों।